2019 में पिछड़े और दलित 6800 पीड़ित शिक्षकों की नियुक्ति नहीं तो 2024 में पिछड़े और दलितों का वोट नहीं। आरक्षण, हमारे देश में आरक्षण बहुत बड़ा मुद्दा है। जब चुनाव होने होते हैं तो आरक्षण हर जगह आगे आता है और वही आरक्षण हर एग्जाम में भी सबसे पहले आगे आता है। 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला मामला 4 सालों से चल रहा है। लगातार ये मुद्दा बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन अब कुछ दिनों से आप अपनी टीवी स्क्रीन पर या फिर अखबारों में पढ़ रहे होंगे कि 6800 दलित और पिछले समाज के लोग धरना दे रहे हैं। वजह, उनके साथ आरक्षण घोटाला हुआ है। हमारे पीछे इस वक्त आपको जितने भी लोग दिखाई दे रहे हैं, ये उन्हीं 6800 लोगों में से हैं। मुद्दा कहां से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ और यहां धरने तक कैसे पहुंच गया, ये जानने के लिए हम इको गार्डन पहुंचे हैं, जिसे आप धरना स्थल के नाम से भी जानते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रीति चौधरी है। अच्छा, ये आरक्षण घोटाला 69,000 वाला तो बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड हो चुका था, हर किसी तक पहुंच ही चुका था, चुनाव में भी लगातार इसका जिक्र होता रहा, लेकिन ये 6800 वाला जो मामला अभी रिसेंटली हाईलाइट हुआ है, ये कैसे शुरू हुआ? शुरू क्या मैम, लिस्ट निकाली गई, सरकार ने लिस्ट निकाली और हम लोगों को अभी तक कोई नियुक्ति नहीं दी उन्होंने। तो उन्होंने इस चीज़ को मतलब कि क्या सरकार ने इस चीज़ को एक्सेप्ट भी किया कि हाँ हमने मतलब कि घोटाला किया, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी ये लोग हम लोगों को ज्वाइनिंग नहीं दे रहे हैं। आपको क्या हुआ? आप यहाँ पर लेटे क्यों हैं? हम लोग खुले आसमान में लगातार यहीं सो रहे हैं, मच्छर काट रहे हैं। पुलिस ने इतना बर्बरतापूर्वक हम लोगों को मारा है, कितने लोगों को यहाँ बुखार हो गया। मैं खुद 3 दिन से ऐसा लग रहा है डेंगू हो गया, लेकिन शासन प्रशासन न यहाँ से हम लोगों को बाहर जाने दे रही है और मजबूर कर रही है यहाँ मरने पे। हम लोग क्या करें? पिछड़े दलित परिवार के बच्चे, ये समझ लीजिए कि सर इतना दर्द कर रहा है, हमारी आंखें नहीं खुल रही हैं। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहता हूँ, योगी आदित्यनाथ जी, हम पिछड़े दलित अभ्यर्थियों को न्याय दें। हम लोग 6800 परिवार हैं और लिस्ट चुनाव से पहले आई थी। हम लोगों ने पूरे दम खम के साथ इस भारतीय जनता पार्टी को जिताया। आज हम लोग ठगे महसूस हो रहे हैं। घर गांव में जाते हैं, जिनसे हमने वोट की अपील की थी, सरकार बनाने की अपील की थी, वो लोग हम लोगों को बोलते हैं कि ये चुनावी जुमला था। अब घर क्या मुंह लेकर हम लोग जाएं? बहुत बुरी स्थिति में है। यहाँ पे रोज़ 2-4 लोग कहीं इस हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं। हम लोग चूँकि आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं, अगर हम लोग चले जाएंगे तो कैसे ये आंदोलन चलेगा? हम लोगों ने अब ठान लिया, चाहे डेंगू हो, चाहे यहाँ मरना पड़े, लेकिन अब हम लोग घर नहीं जाएंगे जब तक नियुक्ति नहीं मिलेगी। अंतिम सांस तक पूरी दमदारी से लड़ाई लड़ेंगे। आज हमारे कुछ साथियों को स्वतंत्र देव बुलाए थे, बोल रहे हैं तुम लोग मानव बम बन के कूद जाओ, विधानसभा में कूद जाओ, मुख्यमंत्री आवास की। बताइए, हमारे पिछड़े दलित समाज के नेता हैं, हम लोगों को मरने के लिए मजबूर कर रहे हैं। वो लोग मंत्री पद बैठे हैं, मलाई काट रहे हैं। बताइए, इस तरीके के एक मंत्री का स्टेटमेंट होता है। हम लोग कैसे, किसके भरोसे लड़ेंगे? हम लोगों ने इनको वोट दिया लड़ाई लड़ने के लिए, हमारे समाज की आवाज़ उठाने के लिए। कह रहे हैं तुम लोग मानव बम, कैसे तुम लोग आंदोलन कर रहे हो 4 लोग? अब क्या करें भाई साहब, तो यहाँ रुक नहीं सकते, बहुत बुरी स्थिति है। हम लोग यहाँ इको गार्डन में अघोषित जेल में मरने के लिए मजबूर हैं। आपके चैनल के माध्यम से हम चाह रहे हैं कि शासन प्रशासन और भी जो गोदी मीडिया टाइप के लोग हैं, वो लोग भी हम लोगों की आवाज़ उठाएं, मुख्यमंत्री जी हम लोग को न्याय दें। अच्छा, आप 6800 लोगों की लिस्ट कब निकली और उसके बाद अगर आप लोगों ने किसी भी जिम्मेदार कर्मचारी से मुलाकात की हो तो उनका क्या कहना था इस बारे में? देखिए, ये जो पूरा प्रकरण है, ये 2019 में 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती का मामला है और वो भर्ती 69,000 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आई थी, जिसमें आरक्षण का घोटाला किया गया और हमारे 6,800 पद जो आरक्षित वर्ग से भरे जाने चाहिए थे, उसको ओपन कैटेगरी में सामान्य वर्ग के लोगों से भर दिया गया, जिस पे हम लोगों ने शिकायत की। विभाग के अधिकारियों के पास कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद हम लोगों ने अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक भाषण सुना। उन्होंने कहा कि पिछड़ों का हक अधिकार कोई लूट ना सके, इसलिए हमने एक संवैधानिक संस्था को जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग नाम दिया है और उसको संवैधानिक जो है शक्तियाँ प्रदान की हैं। अब पिछड़ों का हक कोई लूट नहीं पाएगा। तो उस मांग को लेकर हम लोग राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग गए, वहाँ पर हमने अपनी शिकायत दर्ज कराई, जहाँ पर राष्ट्रीय
शिक्षा वर्ग आयोग ने करीब 1 साल चली सुनवाई के बाद 29 अप्रैल 2021 को अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की और उसमें बताया कि 6,800 दलित और पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों का जो हक था वो लूटा गया और आरक्षण का घोटाला करके इनको नियुक्ति से वंचित रखा गया। उस रिपोर्ट को लेकर हम लोगों ने 1 साल से अधिक समय तक आंदोलन किया। इको गार्डन और लखनऊ के कोई ऐसा मंत्री का आवाज़ नहीं बचा, कोई अधिकारी का आवाज़ नहीं बचा, ऑफिस नहीं बचा जहाँ हम लोग गए नहीं, कोई सुनवाई नहीं हुई। लेकिन दिसंबर में चुनाव के ठीक पहले 23 दिसंबर 2021 को सूबे के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने हम लोगों के 5 सदस्यीय डेलीगेशन को बुलाया और हमारी बातें सुनी और विभाग को निर्देशित किया कि जो इनके साथ इनजस्टिस हुआ है उस पर न्याय कीजिए और इनको नियुक्ति दे दी जाए। उसके अनुपालन में बेसिक शिक्षा विभाग ने 6,800 लोगों की लिस्ट 5 जनवरी 2022 को निकाल दी। 8 जनवरी को आचार संहिता लग गई। उसके बाद से अब अधिकारी हम लोग जाते हैं तो हम लोगों को सीधे भगा देते हैं, कहते हैं तुम लोगों का कुछ नहीं होगा, भाग जाओ, कुछ नहीं होगा हमारा। मतलब मुख्यमंत्री के कहे का भी कोई पालन नहीं हो रहा है, उन्होंने सामने से आदेश दिया, उसके बाद भी उसकी अवहेलना की जा रही है। अरे आप ताज्जुब मानेंगे, आपको यकीन नहीं होगा, कुछ विभाग में हमारे ऐसे अधिकारी वो कहते हैं कि हमारा कोई क्या बिगाड़ पाएगा, तुम्हें शिकायत करनी है, मंत्री से शिकायत करनी है, मुख्यमंत्री से शिकायत करनी है, जिससे करनी हो कर लो, हम तो दिल्ली से हैं, दिल्ली से हमारी पोस्टिंग है, हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। अभी आप लोगों ने जब बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव किया था, आप में से कोई था वहाँ पर? आप जी बहनों के कपड़े फाड़ दिए, सड़कों पे घसीटे, बहुत मारा। ये इस समय हम लोग ये फील कर रहे थे कि हम लोग दूसरे देश के बॉर्डर में घुस गए हैं। हम लोग अपने ही देश में आतंकवादी के जैसे ट्रीट हो रहे थे। बताइए, बहनों के कपड़े फाड़ दिए, सड़कों पे घसीट दिए। एक हमारी बहन प्रेग्नेंट थी, महिला पुलिस पैरों से मार रही हैं। इस तरीके का अत्याचार हमने किसी सरकार में नहीं देखा और इस सरकार में भी सिर्फ पिछड़े और दलितों के ऊपर ये अत्याचार हो रहा है। जनरल वर्ग के अभ्यर्थी बैठे हैं धरने पर भी तो उनको मिठाई खिलाया जाता है, उनको बुला के न्याय देने की बात कही जाती है और हम लोग यहाँ इको गार्डन में भूखे हैं। 4 दिन से आप लोग को दिख भी रहा होगा कि यहाँ मेरा वज़न 105 किलो था, इस समय 85 किलो है। हम लोग लगातार 1 साल से आंदोलन कर रहे हैं, कोई नहीं सुनने वाला। भूखे प्यासे हम लोग सिर्फ और सिर्फ दर बदर इधर के उधर टहल रहे हैं। कभी इस मंत्री के यहाँ जाते हैं, कभी उस मंत्री के यहाँ जाते हैं, वहाँ वो लोग ये कहते हैं कि पानी पियो, लड्डू खाओ और चलो, और नहीं हम लोग आते हैं तो सीधे पुलिस आती है घसीट के। ये अघोषित जेल है, इस जेल में हम लोगों को कैद करें। क्या करें? क्या पिछड़े दलित उत्तर प्रदेश छोड़ के चले जाएं? क्या पिछड़े दलितों के लिए उत्तर प्रदेश में अब कोई जगह नहीं है? मजबूर हैं हम लोगों की आवाज़ बनिए आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी। इन पिछड़े दलित गुलाम नेताओं से कोई नहीं भरोसा है, लेकिन आप हमारे राजा हैं, आप हमारे मुख्यमंत्री हैं, आप चाहेंगे तो हमको न्याय दे देंगे। ये गुलाम टाइप के ये पोस्टर आप पीछे देख रही होंगी, तमाम पोस्टर लगे हैं। अनुप्रिया पटेल, आशीष पटेल, संदीप सिंह, स्वतंत्र देव, केशव मौर्य, ओम प्रकाश राजभर, ये सब हमारे समाज के नेता हैं। लेकिन ये लोग तो तमाम बातें करते हैं कि अपने समाज के लोगों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। हाँ, यही कर रहे हैं ना, हमको डेंगू होने पे मजबूर कर रहे हैं, हमको यहाँ भूखे प्यासे बिना कपड़े के कंबल के खुले आसमान में सोने के लिए मजबूर कर रहे हैं, हमको लाठियों से पुलिस से पिटवा रहे हैं, हमको पुलिस प्रशासन से भद्दी गालियाँ दिलवा रहे हैं, हमको स्वयं धुतकार रहे हैं कि तुम्हारा वोट ले लिए, अब 5 साल हम मलाई काटेंगे, तुम लोग हम लोग का लात जूता गाली सहो। यही हो रहा है। ये अत्याचार हम लोग कब तक सहेंगे? मैं पिछड़े दलित समाज से भी कहूँगा कि इन गुलामों को धुतकारिए, इनको हटाइए। अच्छा, जैसे अभी आप लोगों ने बताया कि जब आप लोगों ने बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव किया था तो उस वक्त पुलिस ने लाठी डंडे मारना शुरू कर दिया, तो किसी ने तो उन्हें आदेश दिया होगा, ठीक है, मगर ये बात वहाँ तक पहुँची कैसे? क्योंकि लाठी चार्ज बहुत बिल्कुल लास्ट में एक ऑप्शन होता है कि लाठी चार्ज कर दो, तब लोग, क्या आप लोग बिल्कुल अग्रेसिव हो गए थे? हम लोगों के मामले में पहला होता है, पिछड़े दलित हैं हम लोग ना, हम लोग का ये पीठ मजबूत होती है। ये जानते हैं कि ये लोग मजदूर कमेरा वर्ग के हैं, पहला काम इनको लठियाओ, दूसरा काम इनसे बात करो। मैं केवल इन्होंने अपनी पीड़ा यहाँ पे लिख ली है, इसकी वजह से पुलिस वालों ने इनको जात सूचक गालियाँ दी और बस में अंदर कैमरे से दूर रख के पुलिस की वैन में भरा, उसके बाद इनको बहुत गालियाँ दी और बहुत मारा पीटा गया इनको। हर के मुँह ऐसे उनकी लाठी होती है, ऐसे मारते हैं। माननीय संदीप सिंह जी जो लोधी समाज से आते हैं, उसी समाज से हमारे रविशंकर भाई आते हैं, लोधी समाज से। अब होते तो अपना दर्द न सुनते। जी, बताया जा रहा है कि आपके साथ इस तरीके की प्रताड़ना हुई, क्या हुआ था वहाँ पर ऐसा?
और आप ही क्यों उनके टारगेट पर आए, सिर्फ इस टी शर्ट की वजह से? कि हम लोग जो है पिछड़े दलित समाज, बहुजन समाज के हैं, इसलिए वो लोग तो अपने आप समझते हैं कि हम जो है जनरलवाद हैं, जनरल हैं, इसलिए हम लोग पिछड़े दलित समाज। मतलब पूरा धौंस के साथ और जानबूझ करके दिखाया जा रहा है कि नहीं तुम पिछड़े समाज के हो। तुम इस तरीके से जो हो, तुम लोग इस तरीके लतियाए जाओगे और तुम लोग हम लोग वोट जो है लेते रहेंगे। लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ा वर्ग है जो कि खुद पिछड़े और दलित समाज से है, बट वो कहता है कि हाँ सरकार ने बहुत काम किए हैं उनके लिए, बहुत कुछ सही हो गया है। पहले तो हर जगह उन्हें गाली सहनी पड़ती थी, उन्हें भगाया जाता था, लेकिन इस सरकार में ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है। सिर्फ दिखावापन और कुछ नहीं है। जैसे कोई भी, जैसे योगी आदित्यनाथ जी ने भी ट्वीट कर दिया कि हमने जो आरक्षण संगत को दूर कर दिया है, ठीक, ये सिर्फ दिखावा है, मतलब एक पेपर और कहा जाए तो मतलब कागजी कार्रवाई है और ज़मीन स्तर से कुछ नहीं है। और ये जो हमारे बहन जी हैं प्रिया पटेल जी, ये भी जो है क्या बोलते हैं कि समाज को बहुत बड़ा कि मैं पिछड़ा और कमेरावाद के लिए मैं जो है बहुत काम कर रहे हूँ, सब कुछ मैं आरक्षण दिला के रहूँगा। मगर आज हमें 4 साल हो गया, मैं कई बार मिलने गया, आशीष पटेल जी से भी मिलने गया, और एक जात सूचक और एक होकर के कि यादों के साथ तुम आए हो और तुमको वहाँ से भगा, मतलब कि भगा दिया, तुम लोग जो बरगलाए जा रहे हो, इस तरीके से आप मतलब कि समाज के कहते हो, मैं समाज की तैसी हूँ और आप जो इस तरीके से बात करते हो, कैसे आपके मतलब कि है कि बहुजन समाज का आप न्याय कैसे दिलाओगे। इसके बाद देखिए इसमें केशव प्रसाद मौर्य हैं, हम लोग इलाहाबाद में गए मिलने, वहाँ पे काफ़ी लोग थे। उसके बाद उनके कार्यकर्ताओं ने उसमें लात-घूसा भी चला हम लोगों को। उसके बाद में हमारे 4 साथियों को जेल भी हो गई। वो अभी भी जेल में है? नहीं, अभी जेल में नहीं, भी बाद में बहुत कुछ भाई लोग हमारे सब लोग समर्थन मिला, तमाम सामाजिक। वजह क्या रही जेल भेजने की? सिर्फ ये आप लोगों की बात है? एक बात है कि हम लोग अपनी बात कहीं न रख सकें और उसके साथ साथ जो पिछड़े दलित समाज से हैं, मेन मुद्दा ये है, वो सब तो सवर्ण के हैं। अच्छा, एक सवाल मेरा ये है कि आप लोगों को ना, हम लोगों ने सबसे पहले देखा कि आप लोगों ने बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव किया है, पुलिस आप लोग को रोक रही है। क्या उसके पहले आप लोगों ने नॉर्मली किसी से बात करने की कोशिश की थी कि हाँ पहले एक बार बात हो जाए? बहुत बार, और शायद ही कोई भी ऐसा शासन का नहीं होगा जो हमारे पिछड़े दलित समाज का मंत्री हों और अधिकारी हों जिनके पास हम लोग अपना ज्ञापन लेके, अपना दुख दर्द लेके ना पहुँचे हों। चूँकि हम लोग पिछड़े और दलित समाज से आते हैं और हमारी कहीं पे सुनवाई नहीं हो रही है। हाल फिलहाल में शादी होने वाली थी 1 साल पहले, ये समझ लीजिए एंगेजमेंट हो गई, बेचारे ये देखिए किस तरह दर बदर भटक रहे हैं। बहुत दुख है, ऐसे कई सारी बहनों की शादी टूट गई, भाइयों के शादी टूट गए। अच्छा, कोई आंकड़ा आप लोग के पास होगा कि आप 6800 लोगों में कितनी महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं? 2700 महिलाएं हैं इसमें और 1500 के आसपास इसमें दलित समाज के लोग आते हैं, एससी समाज के। 5600 सीटें लगभग ओबीसी की सीटें हैं। दिक्कत ये होती है कि हम लोग जितने भी ये जिस समाज से, इसमें कुछ विकलांग भाई भी हमारे हैं, हम लोग जिस समाज से आते हैं वो समाज जो है सबसे समाज के सबसे निम्नतम लोग में से आते हैं, जिनके यहाँ मूलभूत सुविधाएं, मकान की समस्या या यहाँ पे कोई किराया लेके पैसा आता है, खाने पीने की, मतलब हर तरीके की समस्याएं हैं। अभी हमारे सुमित पाल भाई हैं, यहाँ बैठे हैं, इनका घर नहीं है, घर पे आते हैं तो एक छप्पर है जिसमें ये लगा के आते हैं और इनके पैसे नहीं हैं। इनके पूरे पाल समाज में, वहाँ पे बिरादरी में ये पहले ऐसे व्यक्ति होंगे जो सरकारी नौकरी पाएंगे, जिन्होंने कभी सरकारी नौकरी मतलब देखी ही नहीं होगी। ऐसे ऐसे लोग इसमें चयनित हुए हैं कि अगर वो आते हैं तो वहाँ पे अगर नौकरी मिल जाएगी तो उनका पूरा समाज शिक्षित हो जाएगा। और यह मनुवाद से पीड़ित जो हमारे अधिकारी लोग हैं, जो इनका नाम देख के, इनकी जाति देख के इनका शोषण कर रहे हैं, इनको नौकरी नहीं देना चाहते हैं। हमारे जितने भी लोगों से हम अधिकारियों से बात करें, ठीक है आपका काम हो जाएगा, बस एक टरकाने वाली चीज़ें, कोर्ट में भी जाते हैं, कोर्ट में 2-2 लाख रुपए एक हियरिंग का लग रहा है। ये हमारा पिछड़ा दलित समाज कहाँ से वो पैसे दे पाएगा? इतने महंगे वकील हैं हाई कोर्ट में, हमारे समाज के कोई वकील भी ऐसे नहीं है कि जिनको लेके सीनियर लॉयर हों, कि जिनको लेके हम कोर्ट में खड़े हो जाएं और अपनी बातें वहाँ जज के सामने। कुल मिलाकर के अब खुलेआम जातिवाद हो रहा है एकदम खुल के, और इसी को मीडिया द्वारा हमारी चीज़ों को, बड़े बड़े चैनल आते हैं, हम लोगों की बाइट दिखाई नहीं जाती है। यहाँ पे इतना बड़ा शिक्षा मंत्री के यहाँ धरना हुआ, एक भी प्रमुख अखबार ने हमारी खबरें तक नहीं छापी, क्योंकि ये पिछड़े दलितों का आंदोलन है, तो आखिर वो क्यों छापे इन चीज़ों? आप लोग की बातों को बहुत ज़्यादा हाईलाइट, मतलब आप लोग की बातों का हाईलाइट ना होने की वजह सबसे बड़ी यही है कि दमन, हम लोगों का दमन, हम लोगों की बातों का दमन, हम लोगों की मांगों का दमन, हम लोगों के अधिकारों का दमन, सब कुछ दबा दिया जा रहा है। हम लोग करें क्या? हम लोग सोच रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की नागरिकता छोड़ के कहीं
दूसरे देश में चले जाए, नेपाल पाल चले जाए, बाबा बन जाए। 1000 के ऊपर 2500-3000 की संख्या होगी। महिलाओं को शिक्षा मंत्री के दरवाजे पे घसीटा गया। शिक्षा मंत्री जी हमारे ही समाज से आते हैं। एक बार भी शिक्षा मंत्री ने किसी भी हम में से किसी भी व्यक्ति को बुला के बात करना उचित नहीं समझा। अगर मान लीजिए शिक्षा मंत्री आवास पे न होते तो बातें अलग थी। शिक्षा मंत्री जी वहाँ पे थे, वो बाहर निकल के हम लोगों से मिलने तक नहीं आ रहे हैं कि कहीं उनका मंत्री पद न चला जाए, सरकार उनको मंत्री पद से न हटा दे। लोग हमारे ही समाज के मंत्री हमारा ही वोट लेके आज हमसे नहीं बात करना चाहते हैं कि कहीं हमारे मंत्री पद को हटा के किसी दूसरे को न दे दिया जाए। अच्छा देखिए, बिहार में अभी जातिगत जनगणना हुई, ठीक है, यूपी में ठीक है कुछ पार्टी के लीडर्स इसका सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन कहना है कि यूपी में ज़रूरत ही नहीं है इसकी, यहाँ पर सबका साथ सबका विकास हो रहा है। बता रहे हैं ना कि वहाँ पे 75% रिजर्वेशन बिल पारित हुआ है। कल राज्यपाल जी ने भी उस पर सहमति जता दी है। हम 75 के बारे में क्या सोचें, हमें तो अपना 27% रिजर्वेशन ही नहीं मिल पा रहा है। सबसे बड़ी समस्या, अभी 3 महीने के अंदर उन्होंने 1 लाख लोगों को नौकरी दी, फिर 1 लाख का विज्ञापन तेजस्वी सरकार ने निकाला है। और हमारे यहाँ ये समस्या है कि हमारे यहाँ मंदिर के लिए पुजारी के लिए आवेदन आ रहा है, वहाँ पे 1 लाख लोगों को नियुक्ति पत्र बांट के रिकॉर्ड बनाया जा रहा है। हमारे यहाँ 22 लाख दिए जला के रिकॉर्ड बनाया जा रहा है। हम दिए जलाएं, हम पिछड़े दलित हैं, राम राज्य में हर वर्ग को जाति के अनुसार उसके काम डिवाइड कर दिए गए थे, तो हमें वही भेजा जा रहा है कि अगर हम यादव हैं तो हम भैंस गाय चराएं, पाल हैं तो भेड़ चराएं, विश्वकर्मा हैं तो अपना लोहे का बिजनेस करें। मतलब जाति के हिसाब से जो जो काम डिवाइड किए गए थे, हम ओबीसी दलितों को उसी धारा में 5000 साल पहले फिर भेजे जाने की तैयारी चल रही है। और हमारा पिछड़ा दलित समुदाय अभी उतना मजबूत नहीं है कि वो अपनी आवाज़ रख सके, यहाँ पे आ सके लोगों के बीच में, या मीडिया में भी हमारे लोग नहीं हैं कि हमारी बातों को वहाँ तक पहुँचा पाएँ। और मतलब हर जगह पर अब जो है सवर्ण बिल्कुल हावी हो गए हैं और आप लोगों को पूरी तरह से दरकिनार किया जा रहा है कि आपकी बात कब किसी भी सूरत में आला अधिकारियों तक ना पहुंच पाए। न आला अधिकारी तक पहुंचेगी तो वहाँ भी तो वही लोग हैं, वही लोग तो पिछले 2 साल से रोक के रखे हैं हमारी चीज़ें। आला अधिकारियों में ओबीसी समाज का है कौन? और हम आर्थिक रूप से इतने कमज़ोर हैं कि हम अपनी बातें वहाँ पे जाके रख भी नहीं सकते। कोई यहाँ पे लखनऊ में आने के लिए किसके पास किराया? आप कपड़े देखिए इन लोगों के। सुनिए, अभी आपने ये बताया कि आप चुनाव में प्रचार करने गए तो बीजेपी का प्रचार किया था, भर्ती फंसी है 4 साल से, तो कैसे पहुँच गए? पेट का सवाल था। चुनाव के पहले लिस्ट आ गई थी, हम लोग डर रहे थे, पिछड़े दलित हैं कि अगर हम लोग दूसरी सरकार बना देंगे तो हम लोगों की नौकरी नहीं देगी, हम लोग भाजपा की बनाएंगे जल्दी नौकरी। क्योंकि ये लिस्ट जो हमारी है चुनाव से पहले आ गई थी, तो हम सब लोग भाजपा क्या करें, मरता क्या न करता। पिछड़े दलितों के पास कोई ऑप्शन है नहीं। आ जाओ हम कह दें बाबा अगर हमको नौकरी दे दें, आजीवन हम स्टाम्प पे लिख दें कि हमारी वोट अपने से ले लो, लेकिन कहाँ दे रहे हैं। अच्छा, 2024 लोकसभा चुनाव भी पास है, बस एक लोग कोई भी ये बता दीजिए 2024 लोकसभा चुनाव पास है, फिर से ये आरक्षण और ये जाति का मुद्दा उठेगा, तो क्या करना है 2024 में? ये सच में जो लिखा हुआ है चुनाव नहीं वोट नहीं तो वोट नहीं, या फिर उस टाइम भी जैसे भैया ने अभी बताया कि लालच में ही दे दिया था वोट कि हाँ चलो मिल जाएगी नौकरी, ऐसा भी करना है? देखिए, चुनाव से पहले अगर ये हमारी मांगे मान लेते हैं तो हम इनके साथ रहेंगे, अगर हमारी मांगे नहीं मानेंगे तो हम इनके खिलाफ वोट करेंगे। और जब ये चुनाव और इनके खिलाफ प्रचार भी करेंगे। जब ये चुनाव आता है तो पिछड़े और दलित याद आ जाते हैं, पिछड़े और दलितों के घर जा कर के खाना खाते हैं और यहाँ तक कि पिछड़े और दलितों के पैर भी धुलते नज़र आते हैं। लेकिन जब उनके हक और अधिकार और सम्मान देने की बारी आती है तो ये पिछड़े दलित जो समाज के मंत्री बन जाते हैं, ये सिर्फ उनके वोट का सौदा कर करके बैठ जाते हैं चुपचाप। उनके हक और अधिकार की जगह उनको लाठी डंडे से मार करके इस इको गार्डन में भेज दिया जाता है। तो मैं इन पिछड़े और दलितों और के जो मंत्री समाज के बने हुए, मैं आपके चैनल से बता देना चाहता हूँ कि अगर ससमय हमारे साथ न्याय नहीं किया गया तो आप बहुत दिनों तक इस मंत्री पद पर नहीं बने रहेंगे। तो आप सब लोग का यही फैसला है, अगर ये भर्ती नहीं पूरी हुई तो फिर वोट नहीं देंगे और अपने परिवार को देने देंगे या नहीं? बिल्कुल, अपने परिवार को ही नहीं, अपने नात रिश्तेदार गांव सभी लोगों को मना करेंगे, इनके खिलाफ प्रचार भी करेंगे और लोगों को बताएंगे कि ये पिछड़े और दलितों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। कुल मिलाकर के आपने वो सच्चाई जान ली जो आप टीवी पर देखते रहते हैं, अखबार में देखते रहते हैं कि सबका साथ और सबका विकास हो रहा है, लेकिन शायद ये लोग उस सबका वर्ड में नहीं आते हैं। यहाँ पर आकर के वो सच्चाई पता चल रही है जो आरक्षण को लेकर के, जाति को लेकर के बड़े बड़े वादे किए जाते हैं कि भाई हर एक जाति का विकास हो रहा है।
एक नया डायलॉग है, क्या चीज? सबका साथ, अपने लोगों का विकास, जनरल वालों का विकास, पिछड़े दलितों का सत्यानाश। अपना विकास सबका विनाश, इनका ये नारा है। फिर से बताइए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब बेटियां हमारी जो है रोड पे खिसियाई जा रही हैं, इनके शर्म नहीं आ रही है। ऐसे ऐसे नेता हमारे समाज के हैं। मतलब जो बड़े बड़े नारे चल रहे हैं, स्लोगन्स चल रहे हैं, वो सब झूठे हैं ऐसे? ये सब झूठा है। कि हम लोग यहाँ सोते हैं, वहाँ नहाते हैं, ये स्थिति है कि इतना ठंडा पानी है, खुला आसमान है, कैसे हम लोग सही में उत्तर प्रदेश छोड़ के चले जाएं? बहुत दुख है, दर्द है। आपके चैनल के माध्यम से हम लोग चाह रहे हैं कि अगर सरकार तक पहुँचे तो सरकार हम लोग की मदद करे। हम लोग आपके ही वोट हैं। पिछड़ा दलित 85% है, सोचिए कि सरकार बनाता है। हमारे लोग ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत लोग तो ये भी कहते हैं कि अगर पिछड़ा दलित साथ ना देते तो शायद इस बार यूपी में फिर से पलट जाती बाजी। इस गोले पे सामान्य वर्ग के इतने से लोग हैं, हम ही लोगों की वजह से फल फूल रहे हैं। लेकिन क्या करें, इनको कौन जानता है कितने लोग हैं? 5%, 10%। बिहार में जाति जनगणना हुई, पता चला 10% है। क्या 10% 85% पर राज कर सकता है? वहाँ नहीं कर पा रहा है ना। यहाँ ये लोग अंधविश्वास, राम के नाम पे, मंदिर के नाम पे, मस्जिद के नाम पे। भाई मंदिर वाली बात नहीं, बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है। आप मंदिर को बोलेंगे तो भाजपा सपोर्टर्स बिगड़ जाएंगे अभी। अच्छा ये बताइए, मुसलमानों का विरोध करते हैं, मुसलमान को मंत्री भी बनाते हैं, वोट भी लेंगे, आपको लतियाएंगे, गरियाएंगे। इतना बुरा एजेंडा है। राम मंदिर कह रही हैं, राम को आप देखिए हैं? भाई भगवान को किसने देखा है? लेकिन अब ये तो आप जानते ही हैं कि भगवान राम तो फिर सनातनियों के सबसे ज़्यादा। हमारे भगवान योगी आदित्यनाथ हैं, हमारी मदद करते हैं। अगर वो हमारे लिए भगवान मैं मान रहा हूँ तो मदद करनी चाहिए ना। कैसे मान रहे हो आप राम? कह दें, योगी कह दें कि हमको इसी बार प्रधानमंत्री बना दें, हम भगवान राम को मानते हैं। भाई बहुत बड़ी मंदिर बनवा दिए, वोटर देंगे, वोटर इनको प्रधानमंत्री बनाएंगे, लोग इनको लोकतंत्र में ये मंदिर मस्जिद जैसा शब्द ही एक अत्याचार के खिलाफ अत्याचार है, एक तरीके से पिछड़े दलित पर। आप ताकत मुझसे लेते हो और बताते हो कि राम ने दिया है। अंधविश्वास का एक लिमिट होती है। हम लोग यहाँ बैठे हैं, पढ़े लिखे, सब लोग ग्रेजुएट, सब लोग PhD होल्डर हैं, कितने लोग ये यहाँ पे सब पढ़े लिखे लोग हैं। ये राम मंदिर मस्जिद और इन सब पे कभी वोट नहीं कर सकते। मैंने आपसे बताया किस बेस पे वोट दिया था, किस बेस पे प्रचार किया था? हमें, हाँ, हम लोग ये आपसे मैंने कहा कि हम लोग इस वजह से सरकार फिर से वोट दिए थे कि क्या पता नई सरकार आएगी, हम लोगों को कोई नई सरकार आ जाएगी तो हमारी लिस्ट आ चुकी थी, हम लोग को हो सकता है वो सरकार फिर। देखिए सरकारें किसी की नहीं होती, सरकारें अपने सिस्टम के हिसाब से चलती हैं। वो कह देते हैं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार की ये वैकेंसी है, मान लीजिए सपा आ जाएगी, कह दी कि नहीं हम इनको क्यों न्याय दे दें। तो हम लोगों ने भाजपा को स्वयं जिताया था और मैं अपने मुंह पे खुद थप्पड़ मार रहा हूँ कि भैया मैंने बहुत गलती की। अच्छा देखिए, एक आखिरी सवाल, ये आखिरी सवाल है। मान लीजिए अभी आप लोगों की भर्ती क्लियर हो जाती है तो वापस ये दुख तकलीफ जो चीज़ें हुई ये सब भूल करके आप लोग फिर से एक बार भाजपा को ही सपोर्ट करेंगे? हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम कभी इन सब चीज़ों में पढ़ ही नहीं सकते। हम लोग ये बहुत बखूबी जानते हैं कि कौन हमारे लिए अच्छा है, कौन हमारे लिए बुरा है। और बाबा साहब के संविधान और बाबा साहब ने जितना हम लोगों को ताकत दिया और ये पढ़ने लिखने का अवसर दिया, पढ़ने लिखने के बाद गलत चूज़ हम लोग कर ही नहीं सकते। हाँ, रोज़ी रोज़गार के चक्कर में, लालच के चक्कर में कभी कोई चीज़ें हो जाती हैं और उसके लिए देखिए सरकार बदलना चाहिए। 5 साल योगी की सरकार थी, ठीक बात है, ये भी देख लेना चाहिए कि राम राज्य भी देख लेना चाहिए कि राम राज्य में अब तो हम लोग को पता चल गया ना कि राम राज्य में ऐसा हम गरीबों का, पिछड़े दलितों का, रोजगार का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का कोई मतलब नहीं निकल रहा है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे में लड़ाया जा रहा है। जैसे हमारे भाई यहाँ पे मुसलमान भाई हैं, जैसे अब वो उनसे कह देंगे नहीं मुसलमान को है भाव से देखो, क्यों देखें? ये भी तो इनको भी तो वही हड्डी बाडी है, हमारे भी वही है, क्यों करें? हम लोग पढ़ लिख के जागरूक हो गए, हम लोग अपनी लड़ाई सरकार से लड़ेंगे, रोजी रोजगार की, स्वास्थ्य की, शिक्षा की, इस पर हम लोग काम करेंगे। कुल मिलाकर ये जान लीजिए कि 2024 चुनाव से पहले एक बड़ा वर्ग भाजपा सरकार से रूठा हुआ है। इनका साफ कहना है कि 2024 लोकसभा चुनाव में या तो ये वोट नहीं देंगे, वोट का बहिष्कार करेंगे, या तो अपने पूरे समाज को किसी और पार्टी को वोट देने के लिए कहेंगे, किसी और पार्टी। हम लोगों को अधिकार दिया है, वोट हमारे लिए बहुत पावरफुल चीज़ है, एक तरीके से ऐसा हथियार है हमारे लिए जिससे हम पूरा देश बदल सकते हैं।
वोट मतलब वोट देंगे लेकिन भाजपा की सरकार नहीं आने देंगे फिर? वो अलग बात है। हम लोग शिक्षित लोग हैं, हम लोग जानते हैं किसको वोट देना है किसको नहीं देना है। ये गलत बात है कि हम वोट का अधिकार अपना खो देंगे। वोट तो एक एक लोगों को जगाना चाहिए कि अपना वोट का अधिकार। अभी 60% 50% वोटिंग होती है। अभी जो लोग जैसे हमारे गुस्सा में कि अरे यार हटाओ यार, वोट देने से क्या होता है, वो जाएं, अगर उनके खिलाफ करें तो सरकार बदल सकते हैं, सिस्टम बदल सकते हैं। ये एक बहुत गलत बात है। ये कभी किसी को भी अपने वोट के अधिकार को नहीं ख़त्म करना चाहिए। उनका अपने वोट के अधिकार को जाने और अच्छी जगह वोट दे, जहां उनको लगे कि आप स्वास्थ्य, रोजगार, शिक्षा आपके लिए बेहतर हो सकता है, उसको वोट करें। यहाँ से कुछ लोग मंत्री स्वतंत्र देव सिंह से मिलने गए हैं। उनको क्या आश्वासन मिलता है? अभी तक इन लोगों की कोई बात नहीं हुई है। हो सकता है इनकी बात आगे बढ़े और इन्हें न्याय मिल जाए, और ये भी हो सकता है कि शायद इनका धरना ऐसे ही जारी रहे। अगर ये धरना जारी रहता है तो हम एक बार फिर से आपको इन लोगों से मिलवाएंगे, इनके दुख पीड़ा को आपसे रूबरू करवाएंगे। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं किरण, न्यूज़ ट्रैक लखनऊ।